आवाज़ आ रही है पीछे तक? सबसे आखिर में मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है? जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। स्टेज पर मौजूद मेहमानाने खुसूसी शोएब खुसरो साहब, मेरे वालिद मोहतरम, मेज़बान हजरात, यहाँ पे मौजूद पेरेंट्स और मेरी बहनें और तमाम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं मालेगांव पहली बार आया हूँ और मालेगांव की जो मेरी नज़र में जो इमेज थी वो पूरी सही साबित हुई है। इस शहर में आप लोगों में मैंने जान देखी है। यू ऑल आर अलाइव, आप सब जिंदा हैं, आप एक जिंदा कौम है। बखौर ज़फ़र महमूद साहब अगर मैं कहूँ तो मैं देखता हूँ कि ये ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है और यहाँ पर अगर ठीक से आबियारी की जाए तो यहाँ से बहुत अच्छी फसल मिलने की उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने बारे में पहले बताऊँगा। मेरा नाम मोहम्मद नूह सिद्दीकी है। मैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से हूँ और मेरी तालीम जो है उर्दू मीडियम स्कूल से हुई है। मैंने बुरहानी नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल, बुरहानी नेशनल उर्दू हाई स्कूल से उर्दू मीडियम से पढ़ाई की। बाद में मौलाना आज़ाद कॉलेज से मैंने 12th कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने बीटेक किया है फूड टेक्नोलॉजी में 2011 में। मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड नहीं है। मेरा बैकग्राउंड एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड है। हमारा और आपका बैकग्राउंड है, जो आपका बैकग्राउंड है वही मेरा बैकग्राउंड है। मैंने एक स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल से तालीम हासिल की। फिर मैंने एक कॉलेज से, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन से, मैं देख रहा हूँ मालेगांव में माशाल्लाह इतने बड़े बड़े मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं, तो मैंने ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल की। बाद में मैंने बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी किया। अगर आप मेरी डिग्री को ऑब्जर्व करेंगे, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी ये बहुत कॉमन डिग्री नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे रास्ता मुख्तलिफ होना कब से शुरू हो गया था, वो बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी से ही मेरा रास्ता मुख्तलिफ होना शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने एक राह से हटकर, जो आम राह होती है, आम रविश से हटकर मैंने रास्ता इख्तियार किया था। वहाँ से मेरे सफ़र की शुरुआत हो गई थी। मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। मैंने फेलियर ज़्यादा देखे हैं, मैं आपको कहूँगा आज के दिन मेरी कामयाबी का जो सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा है, मैंने 12 फेलियर देखे हैं। ये 13वीं कामयाबी है जिसका आज यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। अब यूपीएससी की तैयारी में मैं कैसे आ गया? मेरे वालिद मोहतरम ने जैसे अभी कहा कि 2012 में मैंने सोचा कि मैं एमबीए करूंगा इंटरनेशनल बिजनेस में और मुझे इंडिया से नहीं करना है, मुझे कनाडा से करना है। मेरे वालिद साहब ने कहा कि ठीक है, जैसे हर पेरेंट्स कहता है कि आपकी अगर ख्वाहिश है आप प्रपोज़ल लाइए, हमें प्रपोज़ल लाकर दिखाइए। मैंने भी प्रपोज़ल लाया और प्रपोज़ल लाकर मैंने वालिद साहब को दिखाया। कहा ठीक है, जो भी खर्चा आएगा कंसल्टेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, हम देखेंगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस वक्त इंडियंस पर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रेशल अटैक्स हो रहे थे, उन पर हमले किए जा रहे थे। तो मेरे वालिद साहब को एक डर हो गया, हर वालिदैन को डर होता है, मेरे वालिद साहब को भी एक डर हो गया कि कहीं न कहीं मेरे बच्चे पे भी अटैक ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं भेजेंगे। मेरी एक सलाहियत शुरू से रही है, एक क्वालिटी मुझ में हमेशा से रही, मैं ज़िद्दी हूँ। मैंने उस वक्त ज़िद पकड़ ली, ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। और कमाल की बात यह है कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया। यानी मैं कह रहा हूँ कि ना मैंने आगे मास्टर्स किया, ना मैंने आगे एमए किया, ना मैंने डिस्टेंस में एडमिशन लिया, ना मैंने कोई जॉब की, ना मैंने कोई पार्ट टाइम जॉब की। तो मैंने वहाँ पे ज़िद पकड़ ली। तो मेरे वालिद साहब चूँकि मेरे मिजाज से वाकिफ़ थे, मेरे वालिद साहब मेरे पास आए और मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा, बेटा तुम यूपीएससी क्यों नहीं करते? तो 2012 में बीटेक कंप्लीट करने के 1 साल के बाद मुझे यूपीएससी क्या होता है अल्फाज मेरे कान में आए। तो अगर आप सोचते हैं कि यूपीएससी करने के लिए स्कूल से तैयारी की ज़रूरत है, 12th से तैयारी की ज़रूरत है, या आपके पेरेंट्स ऑफिसर होना चाहिए, मेरे वालिद साहब तो ऑफिसर नहीं है, मेरे वालिद साहब तो बिजनेसमैन है, तो ये सारी बातें यहाँ पर गलत साबित हो रही हैं। तो 2012 से मैंने यूपीएससी की तैयारी करने की शुरुआत की। अब औरंगाबाद शहर माशाल्लाह ऐसे ही माहौल वहाँ पर है, जज्बा वहाँ पर है, वहाँ पे भी ऐसे ही
पुरजोर मुखर्रिरीन सुनाई देते हैं, मुझे यहाँ पे एहसास कमतरी हो रहा था कि सर इतना अच्छा अच्छा बोलने वाले हैं, पता नहीं मुझे कोई पसंद भी करेगा नहीं करेगा। तो ऐसे ही औरंगाबाद का माहौल है। लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे शहर से आज़ादी के बाद अभी तक किसी ने यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया था। तो मुझे मेरे दिमाग में ख्याल आया कुछ ऐसा करके चलो कि यहाँ बहुत याद रहो। ये मुझे नज़र आया कि एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा फील्ड है जो मेरे लिए खुला है, मैं यहाँ पे अपना नाम रहम कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम लोग घर से निकले। अब यहाँ पे आप नोट कीजिए, घर से निकलना यानी कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। अगर आपको कुछ पाना है, आपको कुछ मुख्तलिफ करना है, आपको अगर कुछ दूसरों से डिफरेंट होके दिखाना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन छोड़ने पड़ेंगे। अब कंफर्ट जोन्स क्या है? घर कंफर्ट जोन है, घर का खाना कंफर्ट जोन है, रिश्तेदारी कंफर्ट जोन है, दोस्ती यारी कंफर्ट जोन है, जश्न कंफर्ट जोन है। मैंने इतनी शादियां छोड़ी है कि मुझे डर था कि मेरी अपनी शादी में कोई नहीं आएगा। तो ये कंफर्ट जोन आपको सबसे पहले छोड़ना पड़ता है। फिर मैं दिल्ली गया यूपीएससी जानने के लिए। मैंने दिल्ली में थोड़ा बहुत पता किया। काबिश फाउंडेशन की रहनुमाई मेरे साथ वहीं से शुरू हो गई थी। काबिश फाउंडेशन ने वहीं से मेरे साथ रहनुमाई शुरू की कि आप यहाँ पे रह के नहीं पढ़िए, आप दिल्ली जाइए, क्योंकि यहाँ पे माहौल नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है। मैं दिल्ली गया, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने वहाँ से स्कॉलरशिप ली, मैंने कोचिंग वहाँ से ली। मैं 2 साल ज़कात फाउंडेशन में रहा। अगर मैं कहूँ मैं ऐसे इलाके से रहता हूँ जिसका बिल्कुल अपोजिट इलाका जो मैं सोच सकता था, मुझे बचपन से सारे आराम मैसर रहे हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट हालात में मुझे डाल दिया गया और मुझे वहाँ पर दिल्ली में स्लम्स में रहना पड़ा। तो मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा कि मुझसे नहीं होगा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने, जो हमारे गाइड है सादिक बागवान सर, जो काबिश फाउंडेशन की हमारी बैकबोन है, उनसे मेरी बात कराई। सादिक सर ने कहा, बेटा ये मत सोचो कि ये तुम्हारा घर है, सोचो कि ये बस लॉज है, तुम्हारे लिए एक बंगला रेडी है, तुम्हें उस बंगले में जाना है, बस तुम्हें यहाँ पे आराम के लिए रुकना है। तो वहाँ से फिर मैंने एक अपने कंफर्ट जोन को त्याग करना शुरू किया और मैं उस इलाके में रहा। उसके बाद मेरा जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन हुआ और अभी भी मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरा एडमिशन है। मैंने ये एग्ज़ाम 5 बार दिया है, 6 बार दे सकते हैं। मैंने ये एग्ज़ाम 5 बार अटेम्प्ट किया है, जिसमें पहली बार में मैं प्रीलिम्स में फर्स्ट स्टेज में फेल हो गया, दूसरी बार में मैंने मेंस लिखा यानी सेकंड स्टेज तक पहुंच गया, तीसरी बार मैं फिर प्रीलिम्स में फेल हो गया, चौथी बार मैं मेंस तक पहुंचा फिर फेल हो गया, 5वीं बार मैंने अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह कम से कम मेरी गाड़ी आगे तो बढ़ जाए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। और रिस्क आप देख रहे हैं मेरा कितना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि मैंने आगे बढ़ने के लिए, एक शेर है, कामयाब करती है फैसलों की मजबूती, कामयाब करती है फैसलों की मजबूती, दिल में हौसला रखिए कश्तियां जलाने का। मैंने अपनी कश्तियां जला ली थी तो आगे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, आगे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, रिस्क था। अगर एक परिंदे को परवाज लेनी है तो पहले उसकी माँ जो होती है उसको धक्का देती है, उसको पता है, उसको डर है कि वो नीचे गिरेगा तो मर भी जाएगा, लेकिन अगर वो रिस्क नहीं लेगा, तो वो परवाज कैसे करेगा। तो ये रिस्क वाला मामला यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं, वालिदैन की दुआएं हैं, फैमिली एफर्ट है और मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे वालिद मोहतरम का सपोर्ट है कि आज यूपीएससी का एग्ज़ाम में क्रैक कर पाया और आज आपके सामने खड़ा रह पाया। मैं दूसरे अल्फाजों में कहूँ, अगर नूह सिद्दीकी कनाडा चला जाता तो नूह सिद्दीकी MBA हो जाता, नूह सिद्दीकी अपनी लाइफ एक कंट्री में जी रहा होता, तो आज आपके सामने नूह सिद्दीकी नहीं खड़ा है, मोहम्मद शोएब सिद्दीकी IAS खड़े हैं। तो यहाँ पे जितने पेरेंट्स मौजूद हैं, मैं उनके लिए एक मैसेज दे रहा हूँ। मेरा मैसेज ये है कि अगर फल को पकाना है तो उसे धूप में रखना है, और अगर धूप में रखोगे तो ही फल पकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक फल की शक्ल में पक कर सामने आए तो उन्हें धूप में रखें, उन पर ट्रस्ट करें। तो मेरी स्टोरी से पहली बात ये पता चलती है। अब मालेगांव को अगर मैं कहूँ तो मालेगांव का जो मेरा फर्स्ट तारुफ हुआ था वो था, एक मूवी आई थी डॉक्यूमेंट्री जो इंटरनेशनली काफ़ी हिट हुई, सुपरमैन ऑफ मालेगांव, मालेगांव का सुपर हीरो, आप सब तो बखूबी वाकिफ होंगे। मैंने जब वो देखी तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई। समझ में ये आई कि बिना किसी वसाइल के चंद लोग अगर जज्बे के साथ जमा हो जाए
बिना किसी वसाइल के, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, अच्छे एक्टर्स नहीं है, लेकिन जज्बा है। अगर जज्बे के साथ जमा हो जाए तो एक बेहतरीन इंटरनेशनली अक्लेम्ड मूवी बन सकती है। तो मैं चाहता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जज्बे की तो कोई कमी ही नहीं है, तो वसाइल का तो कोई मसला ही नहीं है। बिना किसी वसाइल के भी, बिना किसी असबाब के भी अगर जज्बा हो, काबिश फाउंडेशन जो हम कहते हैं औरंगाबाद में, हम काफ़ी मुस्कुरा कर कहते हैं कि हमारी लगान की टीम है। लगान जो पिक्चर है उसकी टीम है। क्यों? क्योंकि लगान आपने देखी है, उसमें रिसोर्सेज कुछ नहीं है, वसाइल कुछ नहीं है, लेकिन जज्बा है। और वो जज्बा ही बन पाया वजह कि वो टीम मैच जीत पाती है, अंग्रेज़ों को हरा पाती है। यहाँ पे सिस्टम के खिलाफ आपको जाना है। सिस्टम, मैं कह रहा हूँ कि आपके खिलाफ जो नेगेटिव एटीट्यूड आता है, जो लोग आपसे आके कहते हैं कि बेटा तुम नहीं कर सकते। 2012 में जब मैं यूपीएससी को जानने के लिए निकला तो मुझसे 4 लोगों ने मिलकर कहा कि बेटा तुम लेट हो गए, स्कूल से तैयारी करनी पड़ती है, तुम नहीं कर सकते। आज मैं उनसे गले मिला, मैंने उनसे कहा कि अंकल आपने 2012 में कहा था नहीं हो सकते, तो आज वो मुझसे कहते हैं बेटा तूने मुझे गलत साबित कर दिया। तो मैं समझता हूं कि मालेगांव में भी वो तमाम जज्बात मौजूद हैं। यहां पर मेरी बहनें मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में बहनें मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि इस तरह का जज्बा। और मैं अगर कहूँ, शायद मुझ पर इल्ज़ाम भी लग जाए कि मैं शायद जो है फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि मेरी बहनें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी यूपीएससी निकाल सकती हैं। उनको बैठ के पढ़ने की आदत होती है, बाहर के मामलात से वो बिल्कुल सेक्लूडेड होती है। दूसरा, उन पे परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, 2 से 3 साल का उनको लिमिट मिलता है, उसमें उनको परफॉर्म करना होता है। और जब किसी पे ऐसा प्रेशर पड़ता है वो ज़रूर परफॉर्म करता है, रिजल्ट देता है। मैंने अपने साथ में देखा है, मेरे साथ काफ़ी दोस्त अभी सेलेक्ट हुए, इल्मा अफरोज़ है, नुपुर श्रीवास है, सना अख्तर है, ये सब वो बच्चियाँ हैं, ये सब वो मेरी बहनें हैं जिन्होंने इन हालात में परफॉर्म किया और रिजल्ट दिया। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से जो भी अज़्म रखें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अज़्म की क्लैरिटी। गोल बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, आप कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए उसके बारे में। और उसका एक सबसे अच्छा तरीका ये, अपनी कश्तियाँ जलाइए, रिस्क लीजिए। जब आपके दिमाग में गोल क्लियर रहेगा तो फिर आपको उसके तरफ कदम बढ़ाना आसान रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगी। अब गोल क्या है? मैं नहीं कह रहा यूपीएससी ही कीजिए, एक अच्छा सर्जन बनिए, एक अच्छा वकील बनिए, इकोनॉमिस्ट बनिए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनिए, हिस्टोरियन बनिए, सोशोलॉजिस्ट बनिए, ये सारी चीज़ें बनिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे दिमाग में होता है सिर्फ मेडिकल और हमें इंजीनियरिंग करना है, लेकिन ये सारे शोबे भी हमारे सामने खुले हैं। टूरिज्म में जाइए, फूड टेक्नोलॉजी कीजिए, लेकिन गोल हाई रखिए और उसके तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाते चलिए। एक टर्म आता है स्नोबॉल इफेक्ट, यानी जो पहाड़ी की बुलंदी पर जो बर्फ होती है, वहां पे बस एक मुट्ठी भर आप बर्फ ले लीजिए, उसको फेंक दीजिए, वो घूमता हुआ जाएगा, साथ में बर्फ जमा होता जाएगा, आखिर में गेंद बनेगा, गेंद से फुटबॉल का साइज होगा, बाद में और बड़ा होता जाएगा, आखिर में एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। मैं चाहूंगा कि आप भी वो स्नोबॉल इफेक्ट करें। पहले एक छोटा सा गेंद फेंके तो सही, एक छोटा सा आप एक बर्फ का डल्ला बनाकर फेंकिए, उसको घूमने दीजिए, उसको टाइम दीजिए, अपना खून जिगर लगाइए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। अब इसके आगे मैं आपको चंद बातें जो यूपीएससी के ताल्लुक से, इस एग्ज़ाम के ताल्लुक से मशहूर है वो कहूँगा। सबसे पहले मिसकंसेप्शंस की बात। सबसे पहले तो मालूमात ही नहीं है। वो मालूमात ना होने की वजह से पता चलता है कि यूपीएससी बहुत टफ है, यूपीएससी बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो सकता। मैं कहूँगा कि हाँ, जो भी ये कहेगा कि हमसे यूपीएससी नहीं हो सकता, उससे यूपीएससी नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना है कि हाँ मुझसे हो सकता है। और यूपीएससी कौन कर सकता है? एक 12वीं की पढ़ाई करने वाला बच्चा जो ग्रेजुएशन पास करेगा वो भी यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। एक लड़की यूपीएससी की तैयारी कर सकती है। इस साल की जो 2nd रैंक जो टॉपर है वो मैरिड है, 9 साल जॉब किया है, 4 साल की बच्ची है, वो भी यूपीएससी कर सकती है। वहीं गौरव अग्रवाल भी यूपीएससी कर सकते हैं, जो कि आईआईटी से पढ़े हैं, आईआईएम पढ़ा है, फिर उसके बाद हांगकांग गए हैं, वहां पे 4 साल नौकरी की है, वापिस आए हैं, फिर यूपीएससी का एग्जाम दिया है, वो भी यूपीएससी कर सकता है। वहीं पे टीना दावी है जो कि कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी कर सकते हैं। वहीं पे अंसार शेख है जो यूपीएससी कर सकता है, वहां पे नूह सिद्दीकी है जो यूपीएससी कर सकता है, साथ में शेख सलमान है जिसके वालिद एक किसान हैं,
वो भी यूपीएससी कर सकता है। तो ना यहाँ पे कोई जेंडर का मसला है, ना बैकग्राउंड का मसला है, हर कोई यूपीएससी कर सकता है। क्या चीज़ की ज़रूरत है? इरादा। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो आपको अपने आप को ढूंढना है, एक जिद पकड़नी है। जिस दिन आपने जिद पकड़ ली तो जो भी आप टारगेट सेट करेंगे, जो भी आप टारगेट सेट करेंगे, आप डेफिनेटली वो अचीव करेंगे। दूसरा मिसकंसेप्शन जो यूपीएससी के बारे में आता है, यह सरकार के मुतालिक जनरल आता है कि वहां पर हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, सिस्टम हमारे खिलाफ है। तो अगर यह बात सच है तो मैं यहां पे कैसे खड़ा हूं? मैंने पूरे प्रोसेस में देखा है 1% भी, 0.1% भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा। ये सारा प्रोसेस जितना एग्जामिनेशन का है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आपके नाम से आइडेंटिफिकेशन आपकी सिर्फ इंटरव्यू स्टेज में होती है, उससे पहले जब पेपर्स आप लिखते हैं वहां पे आपके रोल नंबर से आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। एक बहुत मशहूर मक़ूला है अंग्रेजी का कि मेरिट इज एथीस्ट। जो मेरिट है, काबिलियत होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता। और काबिल लोगों की सबको ज़रूरत है, इस सिस्टम को ज़रूरत है। ईमानदार ऑफिसर्स ढूंढ ढूंढ के निकाले जाते हैं, उनका मजहब नहीं देखा जाता, उनका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। इसी तरीके से मैं कहूँगा ये एग्ज़ाम भी बिल्कुल सेक्युलर है। ये एग्ज़ाम में आप भी अचीव कर सकते हैं, जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। तो दूसरा मिसकंसेप्शन है वो भी आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। तीसरा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैं कहूँगा टफ उसके लिए है, जैसे एक मिसाल दूँ आपको, एक दरवाज़ा है, जिस दरवाजे को खोलना है उस दरवाजे को आकर आप बस धक्के लगा रहे हैं। आपने एक धक्का लगाया, दूसरा धक्का लगाया, तीसरा धक्का लगाया और फिर जाकर आप सबको कह रहे हो दरवाजा नहीं खुलेगा, बहुत मुश्किल है। वहीं पे एक बच्चा आता है जिसके जेब में चाबी है, वो आता है, चाबी से दरवाजे को खोलता है, खोलेगा, अंदर चला जाएगा। तो उसका तरीका होता है, सलीका होता है। और अगर वो तरीका सलीका आपको पता चल जाए, वो आपके जहन में आ जाए, आपको बताने वाले मौजूद हो, तो क्या वो मुश्किल है? इसी तरीके से यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना, कोई भी टॉप एग्जाम क्रैक करना मुश्किल नहीं है। सलीके की ज़रूरत है, सलीका, तरीका। और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट उसके लिए है वो ये है पॉजिटिव एटीट्यूड और सीखने की ख्वाहिश, सीखने की ख्वाहिश। आज भी मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ रहे हैं जब मैं 7th 8th में हुआ करता था। हमारे स्कूल का ऐसे ही हॉल हुआ करता था, मैं ऐसे ही खड़ा रहता था, मैं तभी स्पीच देता था, खास बात ही मैं तभी बोला करता था और ऐसे ही ऑडियंस बैठा करती थी, ऐसे इस्तेमाल हुआ करता था। तो आप एक सलीके को सीखिए। आप यूपीएससी करने के लिए जो भी एग्जाम कर रहे हैं आप गाइडेंस लीजिए, सीनियर से पूछिए। और मैं समझता हूँ कि आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में गाइडेंस की कोई कमी नहीं रही। आप डाल दीजिए, आजकल बच्चे मोबाइल पर कार्टून्स वॉइस सर्च से कर लेते हैं। 1 साल 2 साल का बच्चा है, वो उसको पता है पॉपॉय बोलना है तो कार्टून आ जाता है। तो सर्च करना क्या मुश्किल हो गया है? सर्च करना तो बहुत आसान हो गया। इसी तरीके से यूपीएससी करने के लिए, इस इम्तिहान को क्रैक करने के लिए आप सर्च कीजिए, आप थोड़ी तगोदो तो कीजिए, जुस्तजू दिखाइए, तो आपको इंशाल्लाह वो मिलेगा। और सलीका ढूंढिए, वो सलीके से चलिए, तभी इंशाल्लाह आपको मंजिल हासिल होगी। हमने एक सलीके से फॉलो किया, पहले एक ख़त्म रखा, दूसरा एक ख़त्म रखा, तीसरा एक ख़त्म रखा। और उसके लिए अगर आपको शहर छोड़ना पड़े, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे अनगिनत दोस्त हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, जो 10-10 साल जिनके पेरेंट्स उनको बैठ के पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने घर नहीं छोड़ना चाहते। उनको रिकॉग्निशन चाहिए। अब रिकॉग्निशन का तरीका क्या है? सेल्फी ले लो, सेल्फी खींच रहे हैं, ज़बरदस्ती मुझे टैग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के दौर में हर कोई रिकॉग्निशन चाहता है। 125 करोड़ आबादी है, हर किसी को रिकॉग्निशन चाहिए। तो ये एग्जाम देता क्या है? अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ, एग्जाम देता क्या है। सबसे पहले ये एग्जाम पास करने के बाद आपको मिलता है रिकॉग्निशन। आप रिकॉग्नाइज कर दिए जाते हैं कि इस मुल्क के सबसे जो काबिल नौजवानों में से आप हैं। अगर ये एग्जाम मैं पास नहीं करता तो क्या आप मुझे सुनते? आप बिल्कुल नहीं सुनते, क्योंकि मुझे एक रिकॉग्निशन मिल गया कि मैंने हिंदुस्तान के सबसे मुश्किल एग्जाम को क्रैक किया है। दूसरा, आपको मिलते हैं वसाइल। हमारे दोस्त हैं राजेश पॉन्डी, 2010 में IAS क्वालिफाई किया है। वो ऐसे ही, मैं एक लेक्चर में बैठा था, वो मेरे पास आए और मुझसे कहते हैं कि आपको पता है मेरा तो बैंक अकाउंट भी नहीं था, मेरे घर से पैसे मेरे दोस्त के बैंक अकाउंट में आते थे।
जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, दोस्त के बैंक अकाउंट में पैसे आते थे, मैं वहीं से निकाल लिया करता था। लेकिन जब मैं सेलेक्ट हुआ, फिर मैंने चेक पे साइन किया, तो जो पहला चेक मैंने साइन किया वो 100 करोड़ रुपए का था। क्या मेरे और आपके लिए मुमकिन है? क्या मेरे और आपके लिए मुमकिन है कि हम इतने बड़े वसाइल तक रसाई हासिल कर सके? आप एक टीचर हैं, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, लेकिन एक टीचर बन के आप एक स्कूल की काया पलट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीएम बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, एजुकेशन ऑफिसर बनते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन पॉलिसी आपके हाथ में होती है और आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम कर सकते हैं। तो दूसरा आपको यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है वसाइल तक, वसाइल। तीसरा सबसे अहम चीज जो मेरे नजर में है यूपीएससी की तैयारी देती है, वो देती है नजरिया। नजरिया क्या है? दुनिया को देखने का नजरिया, ये मुल्क कैसे चलता है जानने का नजरिया, ये सिस्टम कैसे काम करता है देखने का नजरिया, इलेक्शंस कैसे होते हैं देखने का नजरिया, बैंक्स कैसे काम करते हैं देखने का नजरिया, तारीख को देखने का नजरिया, मुस्तकबिल को देखने का नजरिया। तो ये एग्जाम आपको साथ में नजरिया भी प्रोवाइड करता है। और चौथी अहम चीज, बात करने का सलीका। जब आप पढ़ लेते हैं, आप उन लोगों के सामने इंटरव्यू देते हैं जो कि 40-40 साल पब्लिक सर्विस में हाईएस्ट लेवल पर बैठे होते हैं। आप 200 साल के एक्सपीरियंस, यानी जो इंटरव्यू जो हम यूपीएससी का देते हैं, 4 लोग बैठे होते हैं, 40-40 साल का एक्सपीरियंस तो होता है, 200 साल का एक्सपीरियंस जिन लोगों को होता है, उनके सामने जाकर आते हैं, आपको बात करने का एक सलीका आ जाता है। और मुझे बताएं, क्या ये सब चीज़ें बुरी है? क्या ये सब चीज़ें किसी और रास्ते से हासिल की जा सकती है? मैं नहीं समझता कि इतने कम वक्त में, इतने शॉर्ट पीरियड में कोई भी एग्जाम या कोई भी एग्जाम प्रोसेस ये सब चीज़ें दे सकता है। भले आप सेलेक्ट हो ना हो, भले आप आईएएस बने ना बने, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है। लड़की हो लड़का हो, सबके लिए ये सब चीज़ें बहुत कीमती है। तो इस एग्ज़ाम के प्रोसेस को समझिए, इन इंपॉर्टेंट चीज़ों की कीमत जानिए और यूपीएससी की तैयारी करके, कोई भी बड़ा टारगेट फिक्स करके आप इन चीज़ों को हासिल करने की बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए। अब चौथी चीज़, मेरा ताल्लुक उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से, मैंने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की है। तो क्या उर्दू मीडियम वाले जाकर ऐसे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं? क्या उर्दू मीडियम में ये एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? क्या उर्दू का कोई फायदा भी है या उर्दू स्कूल्स को बंद कर देना चाहिए? बेशक ये सारी बातें गलत हैं। उर्दू मीडियम स्कूल से बैकग्राउंड मेरा होने के साथ साथ जो मुझे फ़ायदा हासिल हुआ है वो यूपीएससी में जाके हासिल हुआ है, वो ये कि जो उर्दू में ऑप्शनल जो एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको 2 पेपर लिखने होते हैं 250-250 मार्क के, वहाँ पर उर्दू जाकर मेरी स्ट्रेंथ बन गई। वहाँ पर मुझे फिर से पढ़ना नहीं पड़ा। वहाँ पर जो भी चीज़ें सिलेबस में थी ऑलरेडी मैंने स्कूल से पढ़ी हुई थी। दूसरा, क्योंकि मैंने 11 से इंग्लिश अच्छे से सीखी थी तो मुझे उर्दू भी आती थी, मैं इंग्लिश भी बोल लेता था, तो ज़बान पे भी मेरी पकड़ हो गई। तीसरा, उर्दू तो हमारी कौमी ज़बान है, कौमी जो है आप कहिए यूनिटी की ज़बान है, उसकी पैदाइश की जगह दिल्ली है। तो मैं एक ऐसी ज़बान बोलता हूँ जो कौमी यकजहती की ज़बान है, मिलावट की ज़बान है। आप देखिए जो मुशायरे होते हैं, जो क़व्वाली होती है, यहाँ पर बिना तफरीक़ मज़हब और बैकग्राउंड के सब लोग आते हैं। तो उर्दू का यहाँ पे भी एडवांटेज है। अगर आप उर्दू मीडियम से एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं तो मेरा अपना दोस्त है, दुलिया से ताल्लुक़ रखता है, आसिम खान नाम है, जिसने उर्दू मीडियम से एग्ज़ाम लिखा और वो इंटरव्यू तक के पहुँच गया। फाइनल उसका नहीं हो पाया, लेकिन बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह अगले साल वो यूपीएससी का इम्तिहान उर्दू मीडियम से भी क्रैक कर लेगा। ऐसे ही वसीमुर रहमान साहब हैं जिन्होंने उर्दू मीडियम से एग्जाम निकाला है, हम्माद जफ़र साहब है जिन्होंने उर्दू मीडियम से निकाला है, और आप ही के शहर के खैसर भाई हैं जिन्होंने उर्दू मीडियम से एग्जाम निकाला है। तो बिल्कुल उर्दू मीडियम से भी ये एग्जाम निकाला जा सकता है, ज़बान कोई रुकावट नहीं होती। चौथा, क्या मदरसे से पढ़कर, उर्दू स्कूल से पढ़कर यूपीएससी निकाला जा सकता है? जनरली देखिए क्या परसेप्शन बना हुआ है कि मदरसा मतलब बैकवर्ड, यहाँ से बच्चे तो दुनियावी जिंदगी में तो कुछ कर ही नहीं सकते। मेरा अपना दोस्त है, शाहिद नाम है, शाहिद कोमत नाम है, उसका इस साल सिलेक्शन हुआ है, वो मदरसे में पढ़ा है, वो मदरसे में पढ़ाता है। और जब उससे इंटरव्यू बोर्ड में पूछा गया, बेटा आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हो, उसने कहा कि सर मैंने ज़िंदगी भर मदरसों की बदनामी सुनी है, मैं ये बात गलत साबित करना चाहता था, इसीलिए मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ।
तो मेरे अपने ही दोस्त, मेरे रूममेट शेख सलमान, आपको एक बात मैं बताऊं कि शेख सलमान जो सेलेक्ट हुए हैं, हम दोनों रूममेट, हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हमारा एडमिशन है। तो शेख सलमान ने भी 3 साल मदरसे में तालीम हासिल की, तो मदरसे से पढ़ के भी इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये चीज़ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस क्या चीज़ की ज़रूरत है? हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। आप इरादा कर लीजिए, जिद पकड़ लीजिए, मेरी तरह आप भी जिद पकड़ लीजिए कि हाँ मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ करूंगा। उसके लिए रिस्क लीजिए और उसके लिए मेहनत कीजिए। वालिदैन यहाँ पर है, वालिदैन बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। एक वक्त आएगा जब आपके वालिद आपको रिजल्ट के दिन कॉल करेंगे। मेरे वालिद मुझे रिजल्ट के दिन कॉल किया करते थे। वो मुझे कहते थे, बेटा हमने देखा है तुमने बहुत मेहनत की है और हम तकदीर पे भी भरोसा रखते हैं। हो सकता है तुम पास हो ना हो सकता है तुम पास हो ना हो, लेकिन हमने तुम्हारी मेहनत देखी है, हमारी तरफ से तो तुम कामयाब हो गए। तो जब आप जिद दिखाएंगे तो आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप जिद दिखाएंगे। खास तौर से लड़कियों के लिए मैं कहूँगा, आपके लिए दुनिया छोटी नहीं है, बिल्कुल भी छोटी नहीं है। इस एग्ज़ाम की हद तक अगर मैं कहूँ, आप काबिश फाउंडेशन में आइए, वहाँ पर आपको बिल्कुल बेहतरीन लड़कियों की तालीम के लिए बेहतरीन जो इंतज़ाम है यूपीएससी की प्रिपरेशन का, वो लड़कियों के लिए हमने वहाँ पे कर रखा है। हमारी फैकल्टीज़ में कितनी लड़कियाँ हैं? आपको हैरानी होगी कि हमारी फैकल्टी में लड़कियाँ हैं जो लड़कों को पढ़ाती हैं। वहीं पे आप हज कमेटी चले जाइए, वहीं पे आप ज़कात फाउंडेशन चले जाइए, वहीं पे आप हमदा स्टडी सर्कल चले जाइए, वहीं पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया चले जाइए, कहीं पर भी आपको पर्दे की बेहुरमती नहीं होगी, आपके दीन में कोई रुकावट नहीं होगी, आपको कोई भी मजहबी रसूमात अदा करने से रोका नहीं जाएगा। आप बिल्कुल पर्दे के इसका लिहाज रखते हुए यूपीएससी कर सकती हैं। और मैं अगर कहूँ कि आज तक यूपीएससी में हाईएस्ट इंटरव्यू में जिसको मार्क मिले हैं, वो एक मुसलमान लड़की है, ज़ैनब सईद। अब क्यों? एक तो लड़की, उसने पढ़ा, दूसरा उस लड़की ने यूपीएससी करने का सोचा, तीसरा उस लड़की ने यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखा, चौथा उस लड़की ने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। इतना ही काफी है उस लड़की को हाईएस्ट मार्क देने के लिए। तो आप लोगों से मैं कहूँगा, आप लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत नोबल प्रोफेशन है, टीचिंग है, मेडिसिन है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी तैयारी कीजिए। ग्रेजुएशन तो आपको करना ही है। मैं एक इंजीनियर हूँ, अगर मेरे नाम के आगे से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस हटा दिया जाए तो मैं एक इंजीनियर तो हूँ, वो मैं रहूँगा। तो मैं भी आपसे कहूँगा, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिसिन है बहुत अच्छी बात है, पढ़िए आगे, लेकिन साथ ही साथ इन चीज़ों का भी सोचिए, इन चीज़ों की तरफ भी जाइए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक टीचर बनकर एक स्कूल की काया पलटी जा सकती है, एक आईएएस बनकर पूरे डिस्ट्रिक्ट की काया पलटी जा सकती है। ना सिर्फ अपने कौम के लिए बल्कि इस मुल्क के लिए काम किया जा सकता है। चौथी चंद आदतें हैं मैं जिस पे स्टूडेंट्स को फोकस करने का कहूँगा। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनमें चंद ट्रेड्स होते हैं, चंद आदतें होती हैं जो उनको दूसरे कैंडिडेट से मुख्तलिफ करती हैं, और मैं कहूँगा कि ये हर सक्सेसफुल फील्ड में ये चंद आदतें आपको मिलेंगी। फर्स्ट जो आदत है वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो थक के बैठते नहीं हैं। मैंने 5 साल कंसिस्टेंट लगातार एग्जाम दिया है, एक भी साल मेरा उसमें ब्रेक नहीं रहा है। तो ऐसे ही आप कंसिस्टेंसी लाइए, बैठने की आदत डालिए। स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब, बैठने की आदत। 8-8 घंटे आपको सिर्फ बैठे रहना है। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं सर मैं यूपीएससी कैसे निकालूं? मैं कहता हूं पहले बैठ जाओ, तो वो समझते हैं मैं कह रहा हूं अभी बैठ जाओ। मैं कहता हूं नहीं, आप 8 घंटे बैठो। कहते हैं सर हम क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं करना, मोबाइल बंद रखना, एक किताब सामने रखना, बस बैठ जाना और तय कर लेना कि 8 घंटे उठना नहीं है। जब आप 1 घंटा बैठोगे तो आप बोर होने लगोगे, आप चाहोगे कि आपको कुछ पढ़ना है। तो आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जब आप जाते हैं तो क्या आपको शौक है वहां पे क्या लिखा है पढ़ने का? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप बोर हो जाते हैं, इंसान को कुछ काम करना है। तो जब आप बैठ जाओगे, आपका मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा, तो आप किताब ढूंढोगे पढ़ने के लिए, और ऐसे ही धीरे 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 आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी। तो पहले बैठिए। दूसरा, प्लान करके बैठिए, स्ट्रैटेजी बनाइए। कोई भी चीज़ को स्ट्रैटेजी के साथ कीजिए कि इतने दिन में मुझे ख़त्म करना है, टारगेट सेट कीजिए। तीसरा, हकीम मत बनिए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ हकीम मत बनिए?
हकीम की खास बात होती है वो अपना नुस्खा किसी को नहीं बताता। हकीम की खास बात होती है नुस्खा किसी को नहीं बताता। यहाँ पे आपको, अगर आप समझ रहे हैं कि आप हकीम हैं, आप भी किसी को नुस्खा नहीं बताएंगे तो आप नुकसान में हैं, क्योंकि दूसरों के नुस्खों से आप महरूम रह जाएंगे। आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो मेरा और 339 रैंक लाने वाले औरंगाबाद के ही शेख सलमान का है। हम दोनों तो रूममेट हैं, चाहते तो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन छुपा देते। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊंगा, कल ही यूपीएससी के मार्क्स सामने आए। सलमान और मेरे पूरे एग्जामिनेशन साइकिल में अलग अलग लोगों ने एग्जाम दिया है। इंटरव्यू किसी 5 अलग लोगों ने लिया, मेरा अलग पैनल, उसका अलग पैनल। मेरे पेपर किसी और इंसान ने चेक किए, उसके पेपर किसी और इंसान ने चेक किए। लेकिन अगर आप मार्क्स देखेंगे तो आप हंस पड़ेंगे कि मुझे इंटरव्यू में है 171, सलमान को है 171। मुझे रिटर्न में है 850, सलमान को है 849। ये रिटर्न जो मार्क्स आए हैं ये 9 पेपर को करेक्ट कंट्रीब्यूट करके पूरा काउंट करके आए हैं। तो आप देख सकते हैं जामिया में सब हम पर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम दोनों ने इतनी अच्छी चीटिंग कैसे कर ली। तो ये चीटिंग नहीं थी, ये हम दोनों का कंट्रीब्यूशन था। हम दोनों ने जो एक दूसरे की मदद की, जो पॉजिटिव कंपटीशन हमने रूम में लेकर आया। हम लोगों ने ग्रुप में तैयारी की। मुझे पता था कि मेरी सीट सलमान नहीं ले जाएगा, सलमान अपनी सीट ले जाएगा। ऐसे ही आप श्योर रखिए कि आपकी सीट आपकी फ्रेंड नहीं ले जाएगी, आपका दोस्त नहीं ले जाएगा। आपका मुकाम तो अल्लाह ने बना कर रखा है। तवक्कुल कीजिए। अगर आप इस मामले में अगर आप सोचते हैं कि आपकी पढ़ाई आपको नौकरी दिलाएगी तो आपका अल्लाह पर रज़ाक होने का भरोसा नहीं है। कोई भी तालीम नौकरी नहीं देती, अल्लाह नौकरी देते हैं। तालीम जो देती है डिसेंसी देती है, तालीम डिसेंसी देती है, बात करने का सलीका देती है। तो आपको यहाँ पे हकीम नहीं बनना है, आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। चौथा यहाँ पे करना है, अपने आप की गलतियों को आपको ज्यादा से ज्यादा गलती करनी है। आपको ज्यादा से ज्यादा गलती करनी है। एग्जाम हॉल में जाकर गलती करने से अच्छा है यहाँ पे आप जितनी चाहे गलती कीजिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम हॉल में गलती करते हैं तो एग्जामिनर कुछ नहीं कहता, वो कहता बेटा अगले साल आओ, वो कहेगा बेटा अब अगले साल आओ। तो आप अगर पहले ही गलती करके जाओगे तो एग्जाम हॉल में आप बहुत कम गलती करोगे और आप पास हो जाओगे। तो आप यहाँ पे टेस्ट लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये चंद ट्रेड्स है, अगर आप इनको अपना लेंगे तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई करेंगे। जो भी एग्जाम होगा आप क्वालिफाई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? हम कहते हैं ना कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सबसे पहला जो सोर्स है वो है नॉलेज। जो आदमी नॉलेजेबल होता है उसको कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, जो इंसान सच बोलता है वो कॉन्फिडेंट होता है, सच बोलिए। तीसरा, जो इंसान अपने आप को जानता है वो कॉन्फिडेंट होता है। और चौथा, जो खुदा पे भरोसा रखता है वो कॉन्फिडेंट होता है। तो इन 4 ट्रेड्स को अपने अंदर लाइए, कॉन्फिडेंट हो जाइए। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, कारगर रहेगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन क्वालिटीज को अपने अंदर लाने की बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए। अब इंटरव्यू का चूंकि नाम निकल ही गया है तो मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसा पूछते क्या है, सवालात क्या आते हैं। अब मैं तो हूँ उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से, मैंने तो 7 साल से कुछ किया भी नहीं है। मेरे डैफ के ऊपर जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर लिखा भी था कि इसने पिछले 7 साल से कुछ नहीं किया है। मैं बहुत डरा हुआ था, मुझसे पूछेंगे बेटा तुमने किया क्या है, तो मैंने सोचा था मैं कह दूंगा कि हाँ सर मैंने बस यूपीएससी की तैयारी की है। सच बोलना सबसे अच्छा आंसर होता है। तो जब मैं अंदर गया तो जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने मुझे बिठाया और कहा कि नूर सिद्दीकी आप बैठिए, आप उर्दू में बोलिए, आप हिंदी में बोलिए, आप इंग्लिश में बोलिए, कोई मसला नहीं है। हमारा मकसद आपके थॉट्स जानना है, आपके ख्यालात जानने हैं, आपकी ज़बान से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो आप फिर से आप ये बात नोट कर लीजिए कि ज़बान कभी भी बैरियर नहीं है। चाहे आप अंग्रेज़ी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, मराठी में बोलिए। फिर मुझसे उर्दू, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी रहा है, उर्दू मेरा स्कूल का मीडियम भी रहा है और मेरी हॉबी भी रीडिंग उर्दू पोइट्री है। तो मुझसे पूछा गया कि बेटा बताओ शेख इब्राहिम ज़ौक़ को क्यों पढ़ते हैं? अब क्योंकि मालेगांव क्योंकि उर्दू की बस्ती है। मैंने देखा है उर्दू के इतने होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उर्दू के इतने बोर्ड लगे हुए हैं, उर्दू इतनी अच्छी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शेख इब्राहिम ज़ौक़ का नाम तो सुना होगा।
मैंने बता दिया कि सर ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। कहा कोई शेर है या? मैंने कहा हाँ सर, आप कहें तो मैं शेर सुनाऊं। कहा शेर सुना। मैंने शेर पढ़ के सुना दिया, वो बहुत खुश हो गए। अब इंटरव्यू पैनल में ये जुर्रत करना कि आप वहाँ पे जाके उनको शेर सुना रहे हैं, हमने जुर्रत की। हम सोच के गए थे हम जुर्रत करेंगे क्योंकि हमें दिखाना था हम कॉन्फिडेंट है। फिर दूसरा मुझसे पूछा, बेटा गालिब को क्यों पढ़ते हो? अब मुझे आप लोग बताइए, गालिब का नाम सबने सुन रखा है, गालिब को पढ़ते हम सब है, लेकिन हम सोचते नहीं हम गालिब को पढ़ते क्यों। तो मुझसे पूछा क्यों गालिब को पढ़ते हैं? मैंने कहा कि हाँ सर, मुझे गालिब की अना बहुत पसंद है। गालिब मुझे मुस्तकबिल पे देखता हुआ नजर आता है। गालिब कहता है ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो गालिब जो है मॉडर्न ख्यालात का हामी है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। ऐसे ही मैंने गालिब के बारे में जवाब दिए। मैंने कहा गालिब हर हाल में मेरे साथ मौजूद है। जब मैं खुश होता हूँ तो भी गालिब होता है, जब मैं गमख्वार होता हूँ तो भी गालिब होता है। वो इसमें भी बहुत खुश हो गए। फिर मुझसे सीरियस सवाल आने लगे। मुझसे पूछा गया कि बेटा बताओ, महाराष्ट्र में जो लड़कियों की तादाद कम है, लड़कों की तादाद ज़्यादा है, सेक्स रेशो जिसको कहते हैं, क्या वजह है इसकी? कौन से डिस्ट्रिक्ट से? और एज अ कलेक्टर आप क्या करोगे? एज अ कलेक्टर आप क्या करोगे? मैंने कुछ चीज़ें सोच रखी थी। मैंने कहा कि हाँ सर, मैं ऐसे ऐसे चीज़ें करूँगा। कंप्यूटराइजेशन है, डिजिटाइजेशन है, जो मजहबी रहनुमा है उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर लूँगा, स्टेप करूँगा। फिर मुझसे पूछा, महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड्स बहुत होती हैं, किसानों की बहुत सुसाइड्स होती है, उसको कम करने के लिए क्या करोगे? अगले 5 साल में उनकी आमदनी डबल करने के लिए क्या करोगे? फिर औरंगाबाद में आपने कचरे का मसला आपने सुना ही होगा। औरंगाबाद में काफी कचरे का मसला चल रहा था। कहा कि आपके शहर का मसला क्या है? अब आप सोच सकते हैं वो लोग कितने अपडेट होते हैं। कहा कि आपके शहर का कचरे का मसला क्या है? मैंने कहा हाँ सर ये मसला है। कहा कि मान लो आप उस शहर के कमिश्नर हो, म्यूनिसिपल कमिश्नर, अब आप सोल्यूशन बताओ। अब कमाल की बात यह है कि मैंने उस वक्त जो सोल्यूशन बताया, 1 हफ्ते के बाद हमारी कॉर्पोरेशन ने सचमुच वही सोल्यूशन अपनाया। मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से मिला 2 दिन पहले। मैंने उनको कहा सर मुझसे सवाल किया गया और मैंने ये सोल्यूशन बताया और वो सोल्यूशन आपने अपनाया। तो कहते हैं इसीलिए तो बेटा तुम हमारे सामने बैठे हो। तो मुझसे ये सवाल किया गया। मुझसे फिर पूछा गया कि आग लगती है बिल्डिंग्स में, सिनेमा हॉल्स में, क्यों लगती है, क्या रीज़न है? मैंने वजूहत बता दी। कहा कि इस कमरे में देखो, इस कमरे में देखो और बताओ कि ये क्या कमरा फायर सेफ है। अब आप सोचिए, आपको मेहमान बनाकर कहीं बुलाया जा रहा है, आपके सामने खाना रखा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि जनाब देखिए और बताइए हमारे घर में खामी क्या है। तो आप कितनी मुश्किल में हैं। आप अगर खामी बता देंगे तो आप मेज़बानी का हक अदा नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपसे आंसर तलब है, मैंने बता दिया हाँ सर यहाँ पे फायर एग्जिट नहीं है, यहाँ पे सेंसर्स नहीं लगे हुए। मैंने वो जुर्रत कर दी, डरते डरते मैंने सारा बता दिया। फिर मुझसे पूछा गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में सवालात किए गए, ऐसे काफ़ी सवालात किए गए। तो ये सवालात का मकसद क्या है? आपके सामने है। आपको एज अ कलेक्टर पूछा जाता है, आपको एज अ कमिश्नर पूछा जाता है, क्योंकि यही बच्चा जो आज एक मामूली सिटीजन है, 4 साल के बाद, मुश्किल से 4 साल के बाद एक डिस्ट्रिक्ट की कमांड आपके हाथ में दे दी जाती है। सिर्फ 4 साल के बाद। आप अगर 25 साल के हैं तो यकीन मानिए ट्रेनिंग के 4 साल के बाद आप किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर रहेंगे। तो ये एग्ज़ाम है, ये वो जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये आदतें भी मैंने आपको बता दी, मैंने अपना सफ़र भी आपको बता दिया। मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारी नमाज में रह गई है। एक शेर पढ़कर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बहुत शुक्रिया। अभी हम आपको एक फ़ोन नंबर दे रहे हैं जो काविश फाउंडेशन का है, उस पर आप और आगे की कोई मालूमात दे सकते हैं। सर बताइए। 9822 1 944 08। नंबर लिख लीजिए 9822
22194408। यूपीएससी के ताल्लुक से अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 08। कोई सवाल आपके जहन में हो तो एक तरफ से आ जाए, कोई लड़की है कोई लड़का, 2 सवाल हम लोग लेंगे, उसके बाद नमाज का वक्त है। माइक दो सर, माइक हाथ वाला, नहीं ऊपर आ नहीं पाएगा ना, वायर लगा दो। कोई सवाल करना चाहे तो कर सकता है, एक लड़की और एक लड़का। जो हजरात जाना चाहते हैं नमाज के लिए वो जा सकते हैं। और आखिर में अब्दुल वहाब सर शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए, इसमें जो मैंने आग वाला सवाल बताया है कि मुझसे इस रूम में देखकर पूछा गया कि इस रूम को देखकर बताइए कि क्या ये फायर कंप्लायंट है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। और क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी में आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका पूरा इंटरव्यू आप प्रेडिक्टेबल होता है, आप इसकी भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मुझसे जितने भी सवालात किए गए 90% सवालात मैंने ऑलरेडी तैयार किए हुए थे। जितने भी सवालात मुझसे पूछे गए 90% सवालात ऑलरेडी तैयार किए हुए थे और ये भी इत्तेफाकन तैयार किया हुआ था। तो इसीलिए ये सवाल सबसे मुश्किल सवाल है। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक सवाल है कि आप 2 बार मेंस में फेल हुए, उसके बाद आपने क्या अपना यानी ऑडिट किया कि किस चीज में मेरी कमी रह गई? मुझे 2 बार गिरना मेंस में ये बहुत मुश्किल मुकाम था, तो आप उसके बारे में क्या बताएं? जी, इसमें एक चीज़ मैंने जो इस एग्ज़ाम प्रोसेस के दौरान सीखी है वो ये कि आप फेलियर को फेलियर की तरह नहीं लीजिए, फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। तो मैंने फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और मेंस में फेल होने के बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से चेक किया कि क्यों मुझे मार्क्स नहीं आ रहे, कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। उस स्ट्रैटेजी पर फिर मैंने काम किया और मैंने उस पर लगभग 6 महीने काम किया। 6 महीने मैंने काम किया और तभी फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं वो चीज़ मेरे आंसर्स में आ रही है। राइटिंग प्रैक्टिस है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, वो करना है। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती है, आर्टिकल नंबर होता है, कमेटी कमीशंस की रिपोर्ट होती है, तो वो सब चीज़ें मैंने करने की कोशिश की और फॉर्चुनेटली वो एक्सेप्टेबल रहा। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि इसका जो यूपीएससी का रिव्यू का काफी वास्ट सिलेबस है। हम लोग साल भर स्टडी करते हैं किसी चीज़ की और एग्जाम हॉल में जाते हैं तो अक्सर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमने पढ़ा नहीं, तो चीज़ में कैसे काबू पाया जाए स्टडी को ऊपर। देखिए, जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी तो मुझे एक हजरत ने कहा था कि बेटा यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन। सूरज के नीचे जो जो चीज़ें सब पढ़ लो, अगर कोई कुकिंग की बुक है वो भी पढ़ लो, उस पर भी सवाल आ सकता है। लेकिन जब मैंने एग्जाम की तैयारी की तो मुझे पता चला बिल्कुल बात गलत है। यूपीएससी में एक डिफाइंड सिलेबस है और उसी सिलेबस में से आपका क्वेश्चन आएगा। सबसे बेस्ट तरीका है जानने का, पिछले साल के पेपर्स देखिए, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, उसमें जो मेजर एरियाज जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वो उन एरियाज को कवर कीजिए। साथ में ही करंट अफेयर्स पे अच्छा होल्ड रखिए। क्वेश्चन पेपर में 20 सवाल ऐसे होंगे जो चाइनीज लैंग्वेज में होंगे, मतलब वो आपके लिए है ही नहीं, वो आपको छोड़ना है। तो उन सवाल की आपको फिक्र ही नहीं करना है। आपका टारगेट है 80 क्वेश्चंस। उन 80 क्वेश्चंस के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। अगर आप ये करेंगे तो पीटी बहुत आसान है, पीटी मुश्किल नहीं। तो मैंने तो बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। सर मेरा एक सवाल ये अक्सरियत लोग ये कहते हैं कि और कैटेगरी में कोई यूपीएससी क्रैक नहीं, क्या ये मुमकिन है कि कम पहले कैटेगरी में कोई यूपीएससी क्रैक हो कर ले? देखिए, अगर आपको पहले से गाइडेंस अवेलेबल है, आपको 11-12 से ही पता है यूपीएससी क्या है, आपको बताया जा रहा है, आपको बुक्स बताई जा रही है, आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना बहुत हद तक मुमकिन है यूपीएससी में। लेकिन फिर भी आपको एक बात याद रखनी है, तकदीर भी कोई चीज़ है, कुछ चीज़ आपके लिए नहीं लिखी होती। आपने बहुत मेहनत की लेकिन आप सेलेक्ट नहीं होते। मेरे बहुत अच्छे काबिल दोस्त हैं जो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। वहीं पे आपको ये एग्जाम्पल भी मिलेगा अंसार शेख का, टीना दाबी का, आरतिका शुक्ला का, जिन लोगों ने ना सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्रैक किया बल्कि एग्ज़ाम को टॉप भी किया है।
तो इसमें आपको फर्स्ट अटेम्प्ट जो है आपका पूरा तैयारी के साथ, अगर गाइडेंस अवेलेबल है, मैं हमेशा कहता हूँ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है ऐसे कैजुअली नहीं देना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है, उसको बहुत अच्छी तैयारी से देना चाहिए। इंशाल्लाह आप ऑल इंडिया टॉप भी कर सकते हैं। और कोई लड़की सवाल के लिए आ रही है? नहीं, एक लड़की आ रही है, उसके बाद आ जाए जल्दी आ। फिलहाल मैं अभी 11th की स्टूडेंट हूँ। मैं आगे चलकर यूपीएससी एग्जाम देना चाहती हूँ। सर, मैं आपको क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मुझे आगे किन किताबों का मुताला करना चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद किस सब्जेक्ट को मुझे सिलेक्ट करना चाहिए? जी, काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, पहले आप अभी से कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न उसको समझें, क्या क्या सब्जेक्ट है जिस पे ज़्यादा वो पूछते हैं, फोकस कराते हैं। और अगर आप वो बीए अगर ले सकती हैं, या आप अगर कोई भी सब्जेक्ट ले रही हैं, जो भी आप अगर बीएससी कर रही हैं, बीकॉम कर रही हैं, जो भी आपको आगे करना है, या फिर आप मेडिसिन पढ़ रही है, उन सब्जेक्ट्स पे आप अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए। आपकी आने वाली जो आगे मेहनत है उसको आप अभी से कम कीजिए। जनरली ये एडवाइस किया जाता है कि यूपीएससी की तैयारी अगर करना है तो बीए में एडमिशन ले लो और साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ऐसे ऑप्शन ले लो, क्योंकि ये आपको आगे जाके काम आता है। अब कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, आपके बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। क्योंकि उर्दू मेरा मीडियम रहा था, उर्दू में मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, मुझे पता था मैं उर्दू में इमले की गलती नहीं करता, तो इसीलिए मैंने उर्दू को एज एन ऑप्शनल लिया, ऐसा सब्जेक्ट लिया। अगर आप डॉक्टर हैं और आपने अगर मेडिसिन अच्छे से पढ़ा है तो आप मेडिकल साइंस लीजिए, मराठी लीजिए, मराठी लिटरेचर लीजिए, तेलुगु लिटरेचर ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए। कुछ लोग तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट भी लेते हैं। तो आप बिल्कुल आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पहले इस स्कीम को समझिए और उसी हिसाब से आगे का करियर प्लान कीजिए। अगर आप ढंग से प्लान करेंगी तो इंशाल्लाह मैं गारंटी दे सकता हूँ इंशाल्लाह कि आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट पे ज़रूर क्रैक कर लेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। हम लोगों को रीडिंग हैबिट नहीं होती, हमें चाहिए एज एन सिटीजन भी हम न्यूज़पेपर का मुताला करें। आप रोज़ाना एक अच्छे न्यूज़पेपर का, नेशनल कोई भी जो न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, उनका मुताला शुरू कीजिए। साथ ही साथ जो आपके बुक्स होते हैं, एनसीईआरटीज़ जो होती हैं, स्कूल में आप लोग जो पढ़ते हैं, सीबीएसई स्कूल्स में जो आती है, उसमें से कुछ हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, इन किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। और जब ये आप ख़त्म हो जाएंगे, जब फुल फ्लेश तैयारी में लग जाएंगे इंशाल्लाह, तो आगे की किताब। इसमें देखिए सवालात जो होते हैं वो आपको एक जनरल अवेयरनेस के हिसाब से होते हैं, जनरल स्टडीज़ के हिसाब से होते हैं। इस मुल्क को अच्छे से समझना है, पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से समझना है, इकोनॉमिक सिस्टम को अच्छे से समझना है, इस मुल्क की तारीख को जानने की कोशिश करनी है, ज्योग्राफी आपको अच्छे से समझना है। एज एन इंडियन सिटीजन या आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको वो सब सब्जेक्ट पढ़ाते क्यों हैं। मान लीजिए आप इस शहर के कलेक्टर हैं, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और आपको यहाँ पर सिंचाई से मुतालिक कुछ काम करना है, तो आपको उस इलाके की ज्योग्राफी पता होना चाहिए। यहाँ पर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है, आपको उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए, कल्चर आपको उसका पता होना चाहिए, ज़बानें आपको वहाँ की पता होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, है नहीं। ये सारे सब्जेक्ट हमको हमारी ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। एज ए कलेक्टर आपको वो सब काम करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह, तो अभी हम इसी पर ख़त्म करते हैं हमारी बात, ठीक है, नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक। देखिए, इसमें मैं कहूँगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए, आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए और साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी करते हुए चलिए। आप अगर बेटर रहेगा अगर आप आर्ट्स भी लेती हैं, ठीक है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है आप वो लीजिए। आवाज़ नहीं। अभी जो लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं, 3 जून को एग्जाम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखना है। आप कोशिश कीजिए कोई भी 2 अच्छी टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी ख़त्म कर दीजिए, उसके सॉल्यूशंस पढ़ लीजिए। अब आप यहाँ से कोई रीडिंग नहीं कर सकते, आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें, बस यही इसका फॉर्मूला है।
सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। NCERT का इम्पोर्टेंस है। NCERT आपको कंसेप्ट की हद तक पढ़ना है, लेकिन सिर्फ NCERT ही अब UPSC नहीं है, उसके अलावा भी आपको सेकेंडरी बुक्स पढ़ना है, उन बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। हेलो, ये आखिरी सवाल है, उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं। शुक्रिया हो। सर, मेरा फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कैडर का सिलेक्शन कैसे किया? मतलब जैसा आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप महाराष्ट्र सिलेक्शन नहीं कर सकते, तो आपने कैसे किया सिलेक्शन? देखिए, इसमें महाराष्ट्र का सिलेक्शन हो सकता है। मेरा होम कार्टर, क्योंकि मेरी स्टेट महाराष्ट्र है, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस महाराष्ट्र ही रहेगा। अब क्योंकि नई पॉलिसी आ गई है जिसमें कि आपको जोन्स चुनने हैं, पहले आप वेस्टर्न जोन चुनिए, फिर आपके पास ऑप्शन है आप सदर्न जोन चुनिए, जिसमें आप कर्नाटका चुन सकती हैं, तेलंगाना चुन सकती हैं, आपकी अपनी प्रेफरेंस है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कोई प्रेफरेंस ही नहीं डाली होती, उन्होंने शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 22 23 पूरा नंबर डाल दिया होता है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें भी कंफर्टेबल है, आप वो भी कर सकते हैं।